हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए हम लोग ना हिंदी की क्लासेस देख रहे हैं और ये हिंदी की लास्ट क्लास है सुपर टेट के लिए। ठीक है। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो हम फिर बाद में डाल देंगे, लेकिन फ़िलहाल ये हिंदी की लास्ट क्लास है। यहाँ पर आज हम हिंदी ख़त्म करेंगे, फिर अगला टॉपिक अगला सब्जेक्ट बाद में शुरू करेंगे कल से। ठीक है। तो फिलहाल ये हिंदी की क्लास है। हम इससे पहले 4-5 क्लास देख चुके हैं हिंदी की, और ये जो है ये लास्ट है बिल्कुल। ठीक है। आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपका सुपर टेट हिंदी में आराम से हो जाएगा। ठीक है। मतलब हिंदी का आपका हो जाएगा आराम से। ओके, आपको परेशानी नहीं आएगी यदि आपने ध्यान से पढ़ लिया और समझ के पढ़ लिया तो। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग हिंदी की क्लास को। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है सुपर टेट के लिए, यूपी टेट, सी टेट के लिए। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। ठीक है। ओके, तो अब देखिए ये ऊपर दे रखा है पैराग्राफ। ठीक है। इस पैराग्राफ को पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर देना है। ओके, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है, जैसे कि हम आपको बताते हैं हमेशा से। इसमें लिखा है, इसमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब चूंकि समास और उपसर्ग के बारे में पूछा है तो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इसको पढ़कर भी क्या होना है, क्योंकि समास और उपसर्ग तो आप केवल शब्द को पढ़कर ही देख सकते हो। ठीक। तो आपने देखना है पहले क्या है, घात प्रतिघात। जैसे आपने घात प्रतिघात देखा तो आपको नज़र आ गया होगा कि घात और प्रतिघात के बीच में योजक चिन्ह लगा है। ठीक है। योजक चिन्ह लगा है। यहाँ जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं उनके बीच में योजक चिन्ह लगता है ना। दोनों पद जहाँ प्रधान होते हैं उनके बीच में योजक चिन्ह लगता है, आपको पता ही है। जैसे आपने लिखा माता पिता, माता बीच में योजक चिन्ह हो गया पिता। ठीक है। तो हो गया माता और पिता। जैसे राम सीता, राम सीता, तो ये कौन सा समास होता है, जरा सोच कर बताओ। जहाँ दोनों पद प्रधान हो कौन सा समास होता है, वहाँ हो जहाँ दोनों ही लोग प्रधान होते हैं ना। आपको पता ही है जब दो लोग प्रधान होते हैं तो आपस में क्या होता है, द्वंद्व होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। अरे भैया मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, आपस में ऐसा कहते हैं ना कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, अपनी अपनी बड़ा बड़ाई में वो लोग ऐसा करते रहते हैं, द्वंद्व करते हैं। हमेशा याद रखना, जहाँ पर इस तरह के शब्द आ जाएं और बीच में ये लग जाए, योजक चिन्ह आ जाए बीच में, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ जाएं और दोनों ही पद प्रधान हो वहाँ पर, तो हमेशा द्वंद्व होगा। द्वंद्व बोले तो द्वंद्व समास होगा। ठीक है। तो आंसर ये हो गया। यहाँ समास भी है। और उपसर्ग की बात की जाए तो देखिए घात तो है ही, लेकिन घात यहाँ घात का प्रति लगा दिया है। उपसर्ग का मतलब आप जानते हो कि शब्द से पहले जो जोड़ दिया जाए उसे कहते हैं उपसर्ग, और शब्द के बाद जो जोड़ दिया जाए उसे कहते हैं प्रत्यय। हमने आपको कई बार बताया है कि जैसे कि ये शब्द है, शब्द के आगे जो जुड़ जाए वो होता है उपसर्ग। ठीक है। लेकिन जो शब्द के पीछे जुड़ जाए वो होता है प्रत्यय। प्रत्यय होता है ना, आपको याद होगा अच्छी तरह से। ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, घात प्रतिघात को देखिए, घात प्रतिघात में द्वंद्व समास है और यहाँ उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है। बाकी के आप जो शब्द देख रहे हो इनमें कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। हाँ चलते आगे, चलिए। अब यहाँ पर फिर आप एक बार देख लीजिए, इसमें प्रश्न दूसरा है, गिरे विचार से तात्पर्य है। तो गिरे विचार से क्या मतलब होता है, यूँ तो आप इसको पढ़कर भी समझ सकते हो कि गिरे विचार का मतलब क्या है, लेकिन आप ये पढ़ना चाहते हो तो एक बार इसे पढ़ लो। ठीक है। पढ़िए। दम्भ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, किसका, दम्भ का यानी घमंड का। ठीक है। दम्भ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्निबाण मारता, पाप की आहा आहा उजाड़ता, वज्रवन गिरा गिरे विचार पर। ठीक है। ये देख लिया आपने, पढ़ लिया। अब गिरे विचार से तात्पर्य पूछ रहे हैं कि गिरे विचार से मतलब क्या है, जैसे आप जानते हो ना, किसी ने कहा यार तुम तो बड़े गिरे विचारों के हो यार, मतलब ये कि तुम्हारे विचार बड़े गंदे हैं यार, तुम्हारे विचार अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे विचार सत्य से बहुत दूर हैं, झूठे विचार हैं। ठीक है। गिरे विचार का मतलब है झूठे विचार, गंदे विचार, बेकार विचार, जो केवल अपने लिए ही हों और लोगों को परेशानी करने वाले हों। ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा गिरे विचार से तात्पर्य है सभी प्रकार के विचार, नहीं बे, ये तो गलत हो गया। मिथ्या विचार, हाँ ये मिथ्या विचार हो सकता है, ये हो सकता है। आगे देखिए, सत्य और हित से परे विचार, तो इसका आंसर होगा सी सही। ठीक है। मतलब जिसका सत्य और हित से दूर दूर तक कोई नाता ना हो, ऐसे विचार, गंदे विचार। ठीक है। ओके, दूसरा हो गया इसका आंसर। चलिए आगे, इसका आंसर सी हो गया। ठीक है। चलो आगे बोलो। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार ये पूछ रहे हैं इसमें, अब पढ़िए से। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ठीक है। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इसमें क्या है, देखो इसकी पहचान क्या है, अलंकार इसमें पूछा है। तो हमने आपसे एक बार पहले भी कहा था कि जहाँ जनहु मनहु जानहु मानहु ऐसी चीज़ आ जाए वहाँ हमेशा हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, हमेशा।
क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ जनु आया ना, जनु, मनु, जानहु, मानो, ऐसे आए, ध्यान रखना उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ओके। और उपमा अलंकार कहाँ था, जहाँ उपमा कर दी जाती है, जिसमें सी ये उस जैसा है, उस जैसा है, उस जैसी है, ठीक है, वहाँ होता उपमा अलंकार। लेकिन जनऊ मनऊ यानी कि ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, जानो मानो, तो ये आएगा उत्प्रेक्षा में, ठीक है। जनों से पहचान कर लेना इसकी उत्प्रेक्षा। आगे देखिए, अरे ये क्या आ गया, आगे देखिए इसमें चौथा प्रश्न है, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तो अब तक सोई है आली आँखों में भरे बिहागरी। मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कोई जो भी है इसमें राइटर जो कवि है वो कह रहा है अधरों में राग अमंद पिए, यानी कि तुम अपने होठों में राग के अमृत पिए बैठे हो, मतलब अमंद पिए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसका मतलब, ठीक है। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली। कोई व्यक्ति कह रहा है, एक स्त्री से कह रहा है कि तुम्हारे होठों अभी तक इस तरह जैसा लगा तुम मधु पी कर आई हो गया, मतलब इस तरह से कुछ लग रहा है। मतलब कोई है स्त्री जो एकदम नशे टाइप में बैठी है, नशे टाइप में बोले तो कुछ मतलब प्रेम की उमंगों में, ठीक है, उस तरह से कुछ। तो यहाँ पर अधरों की बात की जा रही है, यहाँ अलकों यानी पलकों की बात की जा रही है, और वो अभी तक सोई हुई है, मतलब या तो सपना देख रही है या फिर किसी और ख्वाब में है, वो इस तरह की बात की जा रही है उस स्त्री के लिए। तो कुल मिलाकर ये है कि यहाँ पर कैसी बात है, यहाँ कुछ प्रेम जैसी बात है। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर पूछा रस कौन सा है, याद रखना जब किसी के बारे में उसके होठों के बारे में बात की जाए, उसके पलकों के बारे में बात की जाए, मतलब उसकी बॉडी के अंगों के बारे में वर्णन किया जाए कि इस तरह हो रहे हैं, इस तरह विशिष्ट सी हो रही है, इस तरह वो किसी मिलने के लिए परेशान हो रही है, या फिर इस तरह की बातें की जाएं, मतलब किसी स्त्री की या पुरुष की भी इस तरह की बातें की जाएं उसके अंगों से रिलेटेड, तो अधिकतर वहाँ श्रृंगार रस होता है। और यहाँ पर तो अधरों की बात की जा रही है जो रूप माधुर्य का एक अद्भुत नमूना होते हैं, ठीक है। अधरों की भी की जा रही है, अलकों की पलकों की भी की जा रही है। तो इसमें कौन सा रस होगा ये पूछना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या करुण रस है? करुण रस तो नहीं होगा। करुण रस होता तो यहाँ अधरों में राग अमंद की बात नहीं की जाती, यहाँ तो रोने धोने की बात की जाती। क्या शांत रस है? शांत भी नहीं है, क्योंकि वो तो जो व्यक्ति है ना, जो कवि है ना, वो इस स्त्री के बारे में बात कर रहा है कि वो किस तरह ऐसे आंखें बंद करके अचानक से लेटी हुई है, और उसके होठों पर भी कुछ राग के गीत से गब रहे हैं, या फिर मधु पान कर रखा है ऐसा लग रहा है। तो मतलब कुछ प्रेम की सी बातें हैं इसमें, ठीक है। तो क्या ये बात्सल है? तो बात्सल नहीं होगा, क्योंकि बच्चों के लिए होता है। तो श्रृंगार रस है ये, ठीक। क्या है? श्रृंगार रस। ध्यान रखना, जब अंगों के बारे में अधिकतर बात की जाए और मुस्कुराते हुए एकदम अनुपम छवि के बारे में कहा जाए, तो क्या है? श्रृंगार रस होता है। ओके, श्रृंगार रस होगा इसमें। आगे देखिए, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये रचयिता सही है, ठीक है। रचयिता होता है, क्या होता है? रचयिता। ओके, आगे देखिए, मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि। ये पूछना चाह रहे हैं कुल मिलाकर कि संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, संघर्षी वर्ण कौन से होते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी ऊष्म व्यंजन होते हैं वो संघर्षी कहलाते हैं। जितने भी ऊष्म होते हैं ना, ऊष्म बोले तो स, श, ह, ये ऊष्म व्यंजन जो होते हैं ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, या ऊष्म, ये सब संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डी। ओके, ध्यान रखना, ऊष्म होगा इसका। आग का तत्सम है, तो आग का अग्नि होता है। आप देखिए इसमें कहाँ है? सी नंबर पे इसमें अग्नि है, ठीक है। तो इसका होगा सी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छी तरह समझोगे तो बहुत अच्छा समझ आएगा और आप आराम से कर ले जाओगे। ओके, ये देखिए, पाश्चात्य का विपरीतार्थी शब्द है। देखो, हो सकता है ये पेज आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा हो, लेकिन कोशिश करना क्लियर देखने की। ओके, इसमें पाश्चात्य का विपरीतार्थी यानी कि विलोम शब्द पूछा है इसमें, तो हो गया इसका क्या होगा? पौर्वात्य, ठीक है, पौर्वात्य ये होगा इसका। अब देखिए, अनुपम शब्द का पर्यायवाची पूछा है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा? नहीं है, नहीं है। तो देखो, अतुल, अपूर्व, अनोखा ये तो है, लेकिन अनिल नहीं है। अनिल का मतलब होता है हवा। अनिल का मतलब क्या होता है? हवा, ठीक है। ये देखिए, कृदंत प्रत्यय किसके साथ जोड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जोड़ता है। क्रिया यानी कि धातु के साथ जोड़ते हैं, हमेशा ध्यान रखना। कृदंत प्रत्यय धातु के साथ जोड़ते हैं। अब कृदंत प्रत्यय होते क्या हैं? जैसे किसके साथ जोड़ते हैं? ये क्रिया के साथ जोड़ते हैं, धातु के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। होते क्या है ये? जैसे हमने लिख दिया लड़, लड़ क्या है? क्रिया है। लड़ क्या है? क्रिया है, क्रिया। ऐसे पढ़, पढ़ क्या है? क्रिया है।
लेकिन जब लड़ के बाद यहाँ आई कर दिया तो क्या हो गया, लड़ाई। यही होता है कृदंत प्रत्यय, ठीक है, जो हमेशा धातु के साथ जुड़ते हैं, जो हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं। पढ़ना और लड़ना ही क्रिया तो है, ठीक है। तो जो हमेशा धातु के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं, उसे कहते हैं कृदंत प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पढ़ के बाद भी आई लगा हो तो होगा पढ़ाई, यहाँ लड़ के बाद आई तो लड़ाई, ठीक है। ध्यान रखना, इसका आंसर होगा सी, धातु। आगे देखिए, वीर का स्त्रीलिंग है। वीर का स्त्रीलिंग होता है वीरांगना। रानी लक्ष्मीबाई बहुत बड़ी वीरांगना थी, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, ठीक है। आगे देखिए, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अब अधिकरण कारक तो आप जानते ही है ना कि अधिकरण कारक में क्या होता है। अधिकरण में होता है मैं, पे, पर। क्या होता है, मैं, पे, पर, जानते हो ना, जो हमने कई बार आपको बताया है। और नहीं आपको याद हो तो पिछली वाली वीडियो को भैया ध्यान से देख लेना, जिससे आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या क्या था। जैसे हमने बताया था आपको कि कर्ता ने, कर्म को, ये बताते हैं ना, कितनी बार बताया आपको। और आपको ध्यान भी होगा कि 8 कारक होते हैं टोटल। अरे क्या हो रहा है, टोटल 8 कारक होते हैं। और 8 कारक कौन कौन से? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए या को, अपादान से कौन सा, अलग होने के लिए, ठीक है। अपादान से संबंध में आता है काकी के रारी रे। फिर अधिकरण में आता है मैं पर, अधिकरण में आता है मैं पर। तो अब यहाँ पूछ रहे हैं अधिकरण कारक का प्रयोग इनमें से किस में हुआ है, तो बताओ किस में हुआ है। वाहनारूढ़, यानी कि वाहन पर आरूढ़, ठीक है, वाहन पर आरूढ़, वाहन पर सवार। तो अधिकरण में तो यही आता है मैं और पर, तो वाहन पर आरूढ़, तो ये होगा पहला वाला ही सही है इसमें अधिकरण का, ठीक है। क्या सही है, पहला वाला सही है, वाहन आरूढ़। तो आप इसको लगा दिए ए, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है। अब इसमें छांटो प्रत्यय किसमें लगा है। तो ये सब तो सीधे सीधे शब्द नजर आ रहे हैं, सागर, नगर, अगर। लेकिन जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ, प्रत्यय जो पीछे लगे, प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगे, पता है ना, जादू प्लस गर बराबर जादूगर, तो प्रत्यय लगा पीछे, ठीक है। ओके, डी होगा इसका आंसर। पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो पित्राज्ञा का संधि विच्छेद जब भी करोगे तो आप ये सही माना जाएगा, सी, ठीक है। इस तरह का पित्र लिखा होना चाहिए उसमें, ओके। किस तरह का, इसी तरह का पित्र लिखा होना चाहिए, तभी आपका पित्राज्ञा सही माना जाएगा, ओके। चलो आगे बढ़ें, गुड। आगे देखते हैं, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो, दोनों शब्द प्रधान हो, हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था, जहाँ दोनों प्रधान होंगे वहाँ द्वंद्व होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, भैया मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा हूँ, ऐसे कहेंगे ना। तो जहाँ दोनों शब्द प्रधान हो, बीच में योजक चिन्ह आ जाता है, वो होता है द्वंद्व समास, ठीक। सिर फिर जाना कौन सा होता है, अहंकारी हो जाना, क्या, अहंकारी हो जाना, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसका अहंकारी हो जाना हो जाएगा, इसको बी। 17वां देखिए, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति हुई है ना, वो ये सौरसैनी अपभ्रंश से, ठीक है। किससे, सौरसैनी अपभ्रंश से। अच्छा, स्टार्टिंग में भाषा किस तरह से बनी, मतलब विकास कैसे हुआ, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी का विकास हुआ कैसे। तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत, सबसे फर्स्ट नंबर पे आई थी वैदिक संस्कृत। और जब ये वैदिक संस्कृत आई तो इसे लोक में प्रसिद्ध किया गया, फिर हो गई लौकिक संस्कृत। दूसरे नंबर पे आई लौकिक संस्कृत। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना कि हिंदी का विकास कैसे हुआ था। पहले आई वैदिक संस्कृत, उसके बाद आ गई लौकिक संस्कृत, फिर यही लौकिक संस्कृत जो थी वो आगे चल के पाली बन गई, ठीक है, जिसे गौतम बुद्ध जी ने अपनी भाषा में रखा था। उसके बाद ये पाली आगे चल के प्राकृत बन गई, क्या बनी, प्राकृत भाषा, जो महावीर स्वामी ने अपनाई थी, ठीक है। और जब प्राकृत भाषा बन गई तो प्राकृत भाषा आगे चलकर अर्ध क्या बनी, अपभ्रंश बनी, क्या बनी, अपभ्रंश बनी, ठीक है। जो अपभ्रंश यहाँ लिखा हुआ है, अपभ्रंश बनी, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, यही वैदिक संस्कृत आगे चल के लौकिक संस्कृत बन गई, और जैसे लौकिक संस्कृत बनी तो उसके बाद ये पाली भाषा में तब्दील हो गई, और जैसे पाली बनी तो पाली के बाद ये प्राकृत हो गई, प्राकृत भाषा, ठीक है, महावीर स्वामी वाली, और उसके बाद बन गई अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश। इस तरह इसका विकास हुआ। तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है ना, वो सौरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है, ठीक है। किससे, सौरसैनी अपभ्रंश से। इसका आंसर लगाएंगे आप डी, ओके, इसका आंसर लगाएंगे आप डी, ये लग गया इसका आंसर। चलो आगे देखते हैं। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल और सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो इसके अनुसार जो शब्दों का
जो सही क्रम होगा ना वो कौन सा होना चाहिए इसके अनुसार, वो होगा यहाँ पर संतान, सकल, सक्षम और सचल। ठीक है, आंसर होगा ये। ओके, क्योंकि यहाँ संतान को देखा गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बिंदी को ज़्यादा वो माना गया है। यदि संतान की जगह सतान होता तो बाद में आता। ठीक है, बिंदी को यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। चलो आगे देखते हैं, देखते रहना आप। अच्छा, किसी प्रश्न में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, आगे देखिए। किसी वस्तु को गलत समझ लेना, तो भैया आपको तो भ्रम हो गया इसलिए आपने इस बात को गलत समझ लिया, तो क्या भ्रांति कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु को गलत समझ लेना यानी भ्रांति में पड़ जाना। मरने की इच्छा के लिए, तो मरने की इच्छा होती है उसे कहते हैं मुमूर्षा। ठीक है, मरने की इच्छा क्या कहते हैं, मुमूर्षा। ओके, और ये बाकी के तो आप सब जानते ही होंगे, बाकी के में तो कोई स्पेशल है नहीं। तो मरने की इच्छा के लिए शब्द आता है मुमूर्षा, तो आपने देख लिया। जबकि जिसे मर जाने की कामना हो, जिसे मर जाने की कामना हो उसे कहते हैं मुमूर्षु। या सा लिखा ना मुमूर्षा, वो था मुमूर्षु, जिसे मरने की कामना हो। ठीक है, और जो बिल्कुल मरने वाला होता है उसे कहते हैं मरणासन्न हालत में है ये भैया, क्या मरणासन्न हालत में। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर आंसरिंग करनी है। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको आंसरिंग करनी है। अच्छा देखो, इसमें जो प्रश्न है ना, वो बिना पैराग्राफ पढ़े भी आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि बहुत इजी प्रश्न है। प्रश्न पूछा है कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है। कुसुम शाम को घर गई, इसमें काल कौन सा, तो हम इसमें काल बताना है कि सामान्य भूतकाल है या फिर इसमें आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूत है, कौन सा भूत है। तो आप देखिए इसमें कौन सा भूत है भैया, कौन सी भूत व्याधा है इसमें, एक बार चेक करके आप लोग बताइए कि कौन सा इसका आंसर सही हो सकता है। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हो। इसमें लिखा है कुसुम शाम को घर गई, तो भाई शाम को घर गई है, तो इसमें तो बिल्कुल सामान्य भूतकाल है, बिल्कुल सामान्य भूतकाल है। ठीक है, कुसुम शाम को घर गई सामान्य भूतकाल हो गया इसमें। ओके, इसमें आसन्न नहीं है, पूर्ण भूतकाल नहीं है, संदिग्ध नहीं है, सिर्फ सामान्य है। ओके, आगे देखिए प्रश्न देखिए। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, पंक्ति का भाव है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, इस पंक्ति का भाव क्या है ये पूछ रहे हैं। तो आप इसे पढ़ लीजिए कि क्यों बंठन क्या है, क्या चीज़ है भैया। इसमें लिखा है मेघ आए बने बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, मतलब बादल के बारे में कहा जा रहा है। बादल आगे घने होकर, ठीक है, अंदर आसमान में आगे आगे नाचती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव के शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। ये कहना चाह रहे हैं जैसे ही मेघ आए, यानी कि जैसे आसमान में बादल आए बड़े सज संवर के, और फिर उनके आगे से नाचती गाती हुई बयार चली, यानी हवा चलती गई, दरवाजे खिड़कियां सब खुल गई, गली गली के दरवाजे खिड़कियां सब खुल गए। ऐसा लगा मानो पाहुन जो आए हों, यानी कि कोई मेहमान आए हों गांव में, कोई शहर, किसी शहर के मेहमान आए हों किसी गांव में, ऐसा लगा बादल के आते ही। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, पेड़ झुकने झांकने लगे, गर्दन उचका है, पेड़ भी झुक रहे हैं। अरे भैया मेघ आते हैं, आपको पता ही है, जब बादल हो जाते हैं तो हवाएं भी चलती हैं, देखा ना आपने, जब बरसात होने वाली होती है तो हवाएं भी चलती हैं, पेड़ भी हिलते हैं। तो वो सारी स्थिति यहाँ पर वर्णित की गई है, मतलब इसका पूरे चरित्र का मानवीकरण कर दिया है, मेघों का यानी कि बादलों का मानवीकरण कर दिया गया है। यदि यहाँ पर वो पूछते हैं ना कि इसमें कौन सा वो है, तो पर्सोनिफिकेशन होता, मानवीकरण होता। ठीक है, ओके, तो देखिए आगे देखिए, ये आपने पढ़ लिया। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी, घाघरा उठाए देख रहे हो, बाकी चितवन उठा नदी, ठिठकी घूंघट सर के। ठीक है, तो ये सब है। अब इसमें मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, पंक्ति का भाव क्या है ये पूछा है। तो बादलों ने सूरज को ढक लिया, ऐसा तो कह सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं। बादलों ने बिजली से श्रृंगार किया, इसका तो वर्णन ही नहीं है। बादल सज धज के आए थे, हाँ ये सही है, क्योंकि उसमें क्लियर दे रखा है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि आप चाहे कितना भी भाव लगा लेना, लेकिन जब आपको अपने प्रश्न का उत्तर सीधे इसमें से मिल जाए पैराग्राफ में से, तो उठाकर आप वही रख देना, अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाना, क्योंकि ये चाहे कुछ भी कहें लेकिन मानना आपको इन्हीं की बात पड़ेगा। ठीक है, काव्य में जो काव्यांश में लिखा हुआ मानना आपको वही पड़ेगा, अपने मन से आपको कुछ नहीं चलाना है। ठीक है, तो उसमें चूँकि दे रखा है कि बादल आए सज धज के, ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, सी आंसर होगा इसका। ओके, देखिए इसमें लिखा भी है मेघ आए बड़े बंठन के, यानी कि सज धज के आए मेघ।
ओके, बादल बरसने के लिए तैयार है, कुल मिलाकर ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। ओके, तीसरा देखिए, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब देखो हमने कहा था एक होता है जानव मानव जनव मनव बताया था ना, तो उसमें होता है उत्प्रेक्ष अलंकार, लेकिन जहाँ उल्कासी रानी, जहाँ सी आ गया उसकी उल्का जैसी रानी, ठीक है, तो सी जहाँ आ जाए वहाँ होता है उपमा अलंकार। ठीक है, मतलब उससे तुलना की जा रही है। ठीक है, ओके, तो कहाँ क्या होगा इसमें? इसमें होगा उपमा अलंकार। ठीक है, ध्यान रखना, सी जहाँ गया उपमा अलंकार। आगे देखिए, शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य है राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, यहाँ बिंदी नहीं लग रही, पूरा से होना चाहिए। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, यही सही है। ठीक है, यहाँ पर हर चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी, देखने में सब एक से लग रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बिंदी का भी अंतर है। सी देखिए, राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदा, ये गलत है, ये भी गलत है, केवल बी सही है। ओके, चलिए 5वां देखिए, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो 4 गज मलमल में इसमें कौन सा विशेषण होगा? इसमें जो विशेषण होगा वो होगा परिमाण बोधक। क्या होगा? परिमाण बोधक। ठीक है, परिमाण बोधक विशेषण इसमें होगा, क्योंकि ये परिमाण ही तो है, 4 गज मलमल बता रहा है तो, है ना। चलिए आगे बढ़े। गुड। निम्न में से महाप्राण वर्ण है, तो महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? आपको पता ही होगा, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस इनके अलावा ऊष्म व्यंजन, वो सभी महाप्राण होते हैं, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, समझ गए आप? किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे क वर्ग का क का दूसरा जो होगा वो होगा ख, और तीसरा क्या होगा? क ख ग घ। ठीक है, दूसरा हो गया ख क वर्ग का, और चौथा हो गया घ, तो ये दोनों प्लस ऊष्म व्यंजन स श ह जो अभी बताए थे, ये सब मिलाकर क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं महाप्राण वर्ण। क्या कहलाते हैं? महाप्राण वर्ण। तो यहाँ पूछा है महाप्राण वर्ण कौन सा है? आ है? नहीं है। क है? क तो पहला ही है। च है? ये भी पहला ही वर्ग का, तो ये तो होगा नहीं, दूसरा चौथे का चाहिए हमें। तो थ है, त के बाद थ आता है ना, तो दूसरे वर्ग का है, तो ये क्या होगा? थ होगा इसमें महाप्राण। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। लाघव का विपरीत जो करते हैं हम लोग, तो इसका विपरीत शब्द क्या कहलाता है? इसका विपरीत शब्द कहलाता है विस्तार। लाघव का मतलब छोटा, कम, और विस्तार का बड़ा। ठीक है, क्या होता है? बड़ा, विस्तार, फैला हुआ। देखिए 9 में देखिए, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो भ्रमर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो प्रभाकर जो होता है भ्रमर का पर्यायवाची नहीं होता, पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, चलिए ये देखिए 10वां, निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया जो है ना वो इसमें पीना है। ठीक है, क्या है? पीना। आगे देखिए, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि का होता है कवयित्री। क्या होता है? कवयित्री। सी आंसर होगा इसका। 11वें का आंसर आप लगा लीजिए, सी होगा। ठीक है, अब देखिए 12वां देखिए, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्ता ने कर्म को। क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, तो क्या हुआ? ए आंसर। 13वां देखिए, अ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। अ उपसर्ग से, यानी उपसर्ग बोले तो आगे जो लगने वाला है वो अ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। तो आप देखिए इसमें कौन सा होगा? क्या इसमें अवैतनिक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, क्या होगा? अवैतनिक। ओके ठीक है, तो और आगे देखिए, और बाकी के शब्दों में कुछ नहीं है, क्योंकि यदि इनको अलग अलग कर दिया जाए तो उनका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। ठीक है, अर्थ निकल नहीं रहा उसका। तो अ उपसर्ग से बना शब्द है वो अवैतनिक। यशः ददाति इति यशोदा। ठीक है, यशः ददाति इति यशोदा, जो यश देती हैं वो कौन है? यशोदा। कौन? यशोदा। यशः दा यानी कि यशोदा। आगे बढ़ते हैं। 5वां देखिए, जिसमें पहला पद संख्यावाचक और दूसरा किसी विशेष का बोध कराए। तो संख्यावाचक जिसमें पहला पद आ गया या संख्या से रिलेटेड बात की गई, वहाँ द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास, हमेशा ध्यान रखना। ओके, संख्या से जहाँ बात किया है, जैसे चौराहा, त्रिभुवन, ये द्विगु समास में आते हैं। आगे देखिए, सुदामा के तंदुल का अर्थ है, सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या भैया? गरीबी में जीना। गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना। भैया गरीबी में शौक कहाँ रहते हैं? गरीबी तो आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाती है। सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, तो इसका आंसर सी सही होगा। ठीक है, सुदामा के तंदुल हो गए। कहते ना बहुत से लोग, अरे यार
मेरे तो इस सुदामा के तंदुल हैं, बस तुम संभाल कर रखना। एक आपका दोस्त गरीब दोस्त हो, वो आपके सामने कोई चीज़ लेकर आई होता, भैया मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं, केवल सुदामा के तंदुल हैं, संभाल कर रखना। यानी कि सप्रेम भेंट दी जा रही है उसके द्वारा, उसके पास कुछ नहीं, लेकिन जो भी कुछ है वो सुदामा के तंदुल की तरह बहुत सप्रेम भेंट दे रहा है वो। हालांकि आपके लिए उसकी वैल्यू तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसके पास जितनी उसकी औकात थी उसने उससे ज़्यादा भी आपको देने की कोशिश की है। ठीक है, तो क्या होता है, सप्रेम भेंट है ये। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। यामा किसकी रचना है? तो यामा रचना है महादेवी वर्मा जी की, बहुत अच्छी रचना मानी जाती है ये यामा। ठीक है, ये छायावादी युग की कवित्री रही हैं महादेवी वर्मा, छायावादी युग की। ठीक है, आगे देखिए। जिसके पास ये क्या, अंतर अनंतर शब्द युग्म का सही अर्थ है। अंतर और अनंतर ये होता है भेद और बाद में। ठीक है, भेद और बाद में, इसका आंसर क्या होगा, भेद और बाद में। ठीक है, ए होगा। 19वां देखिए। जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। अकिंचन है भैया, इसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत निदाना। इसमें कौन सा रस है? इसमें रस पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा रस है। देखो श्रृंगार रस होगा क्या? नहीं होगा, श्रृंगार की बात ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता इससे। हाँ, श्रृंगार की इसमें बात ही नहीं की जा रही, मतलब ही नहीं बनता कुछ। क्या इसमें भयानक है? नहीं भैया, डर भी नहीं लग रहा है इन चीज़ों को पढ़कर, कुछ भी नहीं डर नहीं है। क्या करुण है? नहीं भैया, इसमें कोई रो भी नहीं रहा है। तो ये शांत रस का भाव है। क्या ये शांत रस है? ठीक है, क्योंकि यहाँ का जहाँ सुमति तहाँ संपत्नाना, यानी कि जहाँ लोगों की बुद्धि सुंदर होती है, जहाँ व्यक्ति सुंदर मति से काम करता है, सुंदर दिमाग से काम करता है, अच्छी तरह से काम करता है, तो वहाँ संपत्ति आती है। लेकिन जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, लेकिन जहाँ बुद्धि कुटिल हो जाए, बुद्धि बुरी हो जाए, वहाँ पर हमेशा विपत्ति ही आती हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं सुमति रखो, कुमति मत रखो। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा रस कौन सा? शांत रस। गुड, आगे बढ़िए। समझ गए होंगे आप। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है। इस पैराग्राफ को आप सही से पढ़िए कि ये क्या कहना चाह रहा है। लेकिन पैराग्राफ पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, आपको इसका जो प्रश्न है ना, उसको एक बार सही से पढ़ लेना है, क्योंकि हो सकता है कि जो आपने पिछले पढ़े हैं ना, उन्हीं के अनुसार इसमें से भी केवल प्रश्न पढ़ के उत्तर आपको मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। ओके, देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है। तो भैया सीखने में सबसे महत्वपूर्ण ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को हम कैसे समझें? तो अब हमें इस वाले प्रश्न के लिए पैराग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसे नहीं पढ़ेंगे तब तक ये सब क्लियर नहीं समझ आएगा हमें। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। ये पूछना बच्चों में सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो महत्वपूर्ण क्या है, हम लोग पैराग्राफ पढ़ के समझेंगे इसे। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रशिक्षण के दौरान सामने आई वह थी छात्रों और शिक्षकों के बीच परस्पर संबंध, यानी कि मित्रवत संबंध। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? छात्रों और शिक्षकों के बीच परस्पर संबंध, यानी मित्रपूर्ण संबंध। आगे बढ़िए। हमने अध्यापकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया था कि वे अपने छात्र की भावना की कदर करें तथा यह देखें कि छात्र क्या चाहता है। यदि एक बार छात्र शिक्षक से डरना बंद कर देता है तथा दोनों के बीच एक दोस्ताना रिश्ता कायम हो जाता है, दोस्तानी मित्रवत संबंध कायम हो जाता है, तो छात्र छात्रा के लिए सीखना आनंददायक और आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? परस्पर बीच में परस्पर संबंध, यानी कि एक दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में। ठीक है, आप भी टीचर बनोगे तो आप भी ऐसा रिश्ता रखना कि बच्चा आपको अपनी सारी बात बता दे। ठीक है, पर ऐसा मत करना कि इतना मित्रवत संबंध मत रख लेना कि आपका विद्यार्थी आपसे आशिकी करने लगे। ऐसा मत कर देना। बहुत अखबारों में आजकल पढ़ने को मिलता है कि उस वाले टीचर को उस वाले बच्चे ने प्रपोज़ कर दिया, हाँ, या वो टीचर उस स्टूडेंट के साथ भाग गई, या वो उसको लेकर भाग गया। तो ऐसा आप लोग कुछ मत कर देना। आप लोग कल का भविष्य हो, आप लोग बहुत सारे बच्चों के भविष्य को सुधारने वाले शिक्षक बनने के लिए जा रहे हो। तो हाँ, बच्चों से ऐसा संबंध रखना जो उनका मित्रवत संबंध हो, उनकी परेशानी में आप साथ देना, हर वक्त उनका साथ देना, लेकिन ऐसा संबंध मत रखना जो आपके चरित्र को गंदा करे या विद्यार्थी के चरित्र को गंदा करे या आपके चरित्र पर कोई लांछन लगा दे और समस्त शिक्षक जाति को बदनाम कर दे। ऐसा नहीं करना कभी। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखिए, यहाँ पर क्या बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आप समझ गए, शिक्षक का व्यवहार जो होता है ना,
उसका जो मित्रवत संबंध होता है ना, वो सबसे ज़्यादा सीखने में काम करता है। ठीक है, सीखने और सिखाने में। ओके, बच्चों के बीच मित्रवत संबंध, ठीक है, दोस्ताना व्यवहार। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए, कविता की पंक्तियाँ पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न का सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो इसमें सबसे उचित विकल्प चुनना है। लेकिन सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे, कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है। इसमें लिखा है कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है। तो भैया इसके लिए भी हमको ये काव्यांश पूरा पढ़ना पड़ेगा, जिससे हम लोगों को समझ आए। ठीक है, देखिए, जग जीवन में जो चिरमहान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण में उसका प्रेमी बनूं नाथ। ये किसका प्रेमी बनना चाह रहे हैं? जो इस जगत में, इस जीवन में चिरमहान है, चिरकाल से चला आ रहा और हमेशा चलेगा, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण में उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसके मानव हित हों समान, जो हर मानव को समान समझे, सबका हित करे। ठीक है, आगे देखिए, मिले जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। अब इस प्रश्न है, कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? तो कवि ऐसा प्रकाश बनना चाहता है जो सब में सबका समान हित करने वाला हो। ठीक है, वो जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। ठीक है, वो ऐसा प्रकाश बनना चाहता है। यानी कि आंसर होगा इसका सी। क्या आंसर होगा? सी होगा। पैराग्राफ दोबारा पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। ओके, ये देखिए, अब यहाँ पर एक सोरठा दिया है, मुख होए बाचाल पंग चढ़े गिरिवर गहन। सोरठा पढ़ने की स्टाइल ये होती है जो हम आपको सुना रहे हैं। ये श्री रामचरितमानस का सोरठा है। स्टार्टिंग में आप जब खोल कर देखोगे तो आपको नज़र आएगा ये, जैसे आप रामचरितमानस खोल के देखोगे ना, तो आपको सोरठा, दोहा सब दिखाई देंगे। लेकिन सोरठा की स्टार्टिंग 5-7 सोरठा है स्टार्टिंग में, उनमें एक ये भी है, शायद दूसरा या तीसरा सोरठा है, देखना। मूक होए बाचाल पंग चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। ये सोरठा है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या होगा? सोरठा होगा, ये आंसर तो सही है। चौथा देखिए, वह कौन सा, वह थोड़ा बीमार है, थोड़ा बीमार है। तो थोड़ा बीमार के लिए आप क्या लिखोगे? ये क्या है, पूछा क्या है इसमें लिखा है, इसमें वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो थोड़ा शब्द सुनकर आपको कुछ तो समझ आ रहा होगा ना, कि थोड़ा शब्द बोला यानी कि किसी चीज़ का परिमाण बता रहा है, ये कि थोड़ा है, ज़्यादा है, बहुत है, कम है। तो क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, जो किसी बात का गूढ़ रहस्य जान जाए उसे कहते हैं मर्मज्ञ। भैया ये तो राम कथा के मर्मज्ञ हैं। वाल्मीकि ऋषि राम कथा के मर्मज्ञ थे, जिन्होंने राम कथा की एक एक परत बता दी, एक एक शब्द के अनेकों अर्थ दे दिए। ऐसे बाबा तुलसीदास भी राम कथा के मर्मज्ञ माने जाते थे। ठीक है, जो गूढ़ रहस्य को जाने उसे कहते हैं मर्मज्ञ। ठीक, चलिए आगे बढ़े। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। हमने आपसे क्या कहा था? जहाँ सी यानी कि उसकी जैसी आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, याद कीजिए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ अलंकार होता है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार, जहाँ सी आ गया नीरद सी कल कांति थी, तो सी आ गया बोले तो उपमा अलंकार। अब देखिए, थ किस वर्ग का व्यंजन है? अब बोलो थ थ थ थ किसका है? बोल कर देखो। जब आप थ बोलोगे तो आपकी जीभ कहाँ टच हो रही है बताओ? तालू पर। अरे पागलो, नहीं, तालू पर नहीं, दोबारा बोलो, थ थ। वेरी गुड, दांतों पर हो रही है टच का, और ये दांतों पर। तो थ किस वर्ग का है? दंत का है। ठीक है, किसका है? दंत का। ताला भी नहीं है, उसमें नहीं है, ओष्ठ नहीं है, दांतों का है। बोलो थ थ। आपके दांतों के अंदर की तरफ आपकी जीभ टच हो रही है, तब थ निकल रहा है ना, तो दंत होगा। ओके, चलो 8वां देखिए, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द तत्सम है किस समूह के? तो देखिए, शर्करा भी है तत्सम, पवन भी है, ज्येष्ठ और अग्नि। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि, यही सही है। ठीक है, नहीं तो इसमें तो कारीगर आ गया, ये नहीं होगा। इसमें चाकू आ गया, ये नहीं होगा। इसमें हाथी आ गया, ये नहीं होगा। चम्मच आ गया, ये नहीं होगा। ठीक है, चलो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, आगे देखिए, ऋजुता का सही विलोम। ऋजुता उसका होता है वक्रता। इस ऋजुता का क्या होता है? ऋजु वक्र। ठीक है, तो वक्रता। निमिष का देखिए,
निमिष का पर्याय है, निमिष का पर्याय मतलब होता है निमिष, एक निमिष यानी कि एक क्षण, तो क्षण हो गया इसका। 11 में देखिए निम्नलिखित में से भाषक सहवर्ती क्रिया नहीं है। जो भाषा में बोली जाए इनमें से कौन सी क्रिया नहीं है? तो भैया अंत्याक्षरी, अज्ञाक्षरी, कविता पाठ ये सब बोले जाते हैं लेकिन अनुलेख लिखा जाता है, तो इसमें नहीं पूछा, इसलिए आंसर क्या होगा? बी, अनुलेख। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताओ? उन्हें पुस्तक, पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या है? तो पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। लड़का पेड़ से गिरा, हमने आपको बताया ना किसी चीज़ से अलग होने के लिए जब से आता है, पेड़ से गिरा और मोटरसाइकिल से पेट्रोल फैल गई, ठीक है, स्टेशन से गाड़ी छूटी, तो वहाँ होता है अपादान कारक। ठीक है, क्या होता है? अपादान कारक। ओके, आगे बढ़े। 14वां प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मैं किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है वो बताना है इसमें। तो देखो रटंत में रट अंत बराबर रटंत, भिड़ अंत बराबर भिड़ंत, धड़ अंत बराबर धड़ंत, लेकिन बसंत में नहीं हुआ। ये अपना एक ही शब्द है। ठीक है, क्या है? एक ही शब्द है। तो प्रत्यय का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है? बसंत में नहीं हुआ, तो आंसर क्या हो? बसंत। आगे देखिए 15वां प्रश्न, अच्छोहिणी की संधि विकसित कीजिए। अच्छोहिणी तो होता अच्छधन ओहिणी बराबर अच्छोहिणी, अक्षधन ओहिणी बराबर अक्षोहिणी। ठीक है। 16वां प्रश्न आप इसमें देखिए। 16वां प्रश्न क्या है? द्वंद्व समास किसमें है? तो द्वंद्व हमने आपको बताया ना, जब दोनों पद प्रधान होता है, आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगे, कहें कि मैं प्रधान हूँ, मैं प्रधान हूँ, वहाँ होता है द्वंद्व समास। और बीच में क्या हो? बीच में एक योजक चिन्ह हो, तो क्या है? नर नारी दोनों ही आपस में प्रधान है भैया, तो द्वंद्व होगा ही होगा, तो नर नारी क्या है इसमें? द्वंद्व समास। ठीक है, आगे देखिए। खरी मजूरी चोखा काम है भाई, खरी मजूरी चोखा काम, यानी पूरी जितनी मजूरी दोगे उसी के हिसाब से काम होगा, यानी कि पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होना। ठीक है, पूरी मजदूरी जब कोई देता तो अच्छा कार्य होता है। ओके, याद रखना, इसी को कहते हैं खरी मजूरी चोखा काम। आगे देखिए, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? मतलब पूछ रहे हैं इन कवियों में से कौन सा एक आंख का काना था? तो भैया जो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे ना, वो एक आंख से काने थे। ठीक है, इन्होंने प्रेमाख्यान बहुत गाया। क्या किया? प्रेमाख्यान इन्होंने बहुत गाया। ठीक, आगे देखिए। सुख और दुख में ध्वनि साम्य वाला शब्द है, सुख और दुख में ध्वनि साम्य वाला शब्द है। जो सुख दुख में साम्य ध्वनि रखे वो कौन है? मुख है। क्या है वो? मुख है। ओके, क्या है वो? मुख है। आगे देखिए। सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य, तो सव्यसाची वो होता है जो बाएं हाथ से काम करता है। सदा सत्य बोलने वाला क्या होता है? सत्यवादी, जिसने बहुत कुछ सुना हो है। ठीक है, सत्यवादी होता है ना, आपको पता ही है इसके बारे में, जो सदा सत्य बोलता है। और जिसने बहुत कुछ सुना होता है उसे कहते हैं बहुश्रुत। क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं बहुश्रुत। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, इसे कहते हैं स्वेच्छाचारी, इसे कहते हैं स्वेच्छाचारी, इसे कहते हैं बहुश्रुत, और इसे कहते हैं सत्यवादी। और जो बी वाला जो है ना, बाएं हाथ से कार्य करने वाला, इसे कहते हैं सव्यसाची। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर भी एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को आपको सही से पढ़ना है, और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको इसकी आंसरिंग करनी है। लेकिन एक बार एक चीज़ देख लेते हैं पहले हम, चूँकि हर बार बताते हैं आपको कि पहले आप पैराग्राफ पढ़ने से पहले इसको देख लिया करो कि इसमें प्रश्न क्या ये पूछ रहा है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। इसमें कहा है युवक चित्त को सबसे अधिक प्रभावित जिस शास्त्र ने किया वह है, वह कौन सा शास्त्र है, वह कौन सा क्या है? तो देखो, इसका अध्ययन करने के लिए, इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए हम लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ते हैं। इस युग के एक युवक के चित्त को जिस नई विद्या ने सबसे अधिक प्रभावित किया है वह है मनोविश्लेषण। तो भैया देखो, आपके प्रश्न का उत्तर यहीं से मिल गया, आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या होगा? मनोविश्लेषण। ठीक है, जो सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखा है युवक चित्त को सबसे अधिक प्रभावित जिस शास्त्र ने किया वो क्या है? मनोविश्लेषण या मनोविज्ञान। ओके, चलो आगे देखिए। यहाँ पर भी एक पद्यांश दिया है और प्रश्न पूछा है। प्रश्न ये है, इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है? पढ़िए। ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्के हो करते हैं शेर, माँ तू बुरा न माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। कौन कह रहा है? ये कवि कह रहा है, माँ तू बुरा न माने तो मैं बड़े होकर नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। यानी कि अभी वो जो नाविक है वो छोटा है, वो बड़ा बनकर एक नाविक बनना चाहता है। जो कवि है वो छोटा है, वो बड़ा होकर नाविक बनना चाहता है। किससे बात कर रहा है? अपनी माँ से कर रहा है। तो इनमें से देखिए कौन सा सटीक बैठ रहा है। लेखक नाविक की माँ को, ये पूछ रहा है संबोधित किससे कर रहा है?
आगे और देख लीजिए, ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखिए, किसी को नहीं, ये तो गलत है। लेखक अपनी माँ को, ठीक है, ये भी हो सकता है। नाविक की माँ को नहीं, अपनी माँ को ही कर रहा है वो, ठीक है, ये भी हो सकता है। आगे देखिए, आगे क्या है, लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को, हाँ तो भैया ये सबसे ज़्यादा ठीक है, ठीक है, डी आंसर से होगा। 3 देखिए, उपकार को न मानने वाला, जो उपकार नहीं मानता उसे कहते हैं कृतघ्न, ठीक है, जो मानता उसे कहते हैं कृतज्ञ, जो नहीं मानता उसे कहते हैं कृतघ्न, ठीक है। आगे देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात, जानो मानो जनु मनु जहाँ आ जाए। वहाँ हमने क्या बताया था, हाँ सोच लो क्या बताया था, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो यहाँ मनो आया ना, उत्प्रेक्षा अलंकार। 5वां देखिए, स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत है। स्थिति में परिवर्तन न होने वाली सही कहावत क्या है, इसके कहते हैं भैया हम तो वही ढाक के 3 पाते हैं, बिल्कुल कोई चेंज हुआ नहीं है। क्या है, ढाक के 3 पाते हैं, बिल्कुल कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, आंसर होगा डी। 6वां देखिए, श ध्वनि का उच्चारण स्थान है, श। अब श कहाँ से बोला जाता है भैया, श कहाँ से बोला जाता है, तो श बोला जाता है तालु से। जब कोई अक्षर ऐसे सामने दिखाई दे जाए और पूछें कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो बोल कर देखा और श श श। तो जहाँ तालु से टच हो रही है आपकी जीभ, यानी कि जो मुंह के जो तलवा है ना, उसका तालु है ना, उससे टच हो रही है श बोलते टाइम, तो क्या होगा, तालु, ठीक है। दंत का मतलब क्या होता है, दांत से जो चुपके बोले, जैसे त बोल रहे हो तो दांत के पीछे की तरफ जीभ चिपक रही है ना, तो श तो नहीं है ऐसा। मूर्धा का मतलब होता है जीभ जब मुड़ जाए, मूर्धा का मुड़ना, जीभ का मुड़ना मूर्धा कहलाता है। जैसे ट बोल रहे हो तो जीभ मुड़ रही है ना, ऊपर तालु से मुड़ रही है। ट बोल रहे हो, ठ बोल रहे हो, ड बोल रहे हो, जीभ मुड़ रही है तो वो मूर्धा कहलाते हैं, ठीक है। और दंतालु यानी कि दंत और तालु दोनों से जुड़ना माना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि तालु से हो रहा है सी, स, ठीक है। चलो ये देखिए, स्वर्ण शब्द है। स्वर्ण कैसा शब्द है, स्वर्ण भैया तत्सम शब्द है। कैसा, तत्सम शब्द। उन्मूलन का विलोम क्या होता है, उन्मूलन का मतलब होता है बोना, ठीक है, लगाना, रोपण नहीं। उन्मूलन का मतलब जो विलोम होता है वो होता है रोपण, ठीक है। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, उखाड़ना, और रोपण का मतलब होता है लगाना, रोपनाओं से, ठीक है। कालिंदी का पर्यायवाची क्या होता है, कालिंदी का होता है माता यमुना जो है ना, वो कालिंदी कहलाती हैं, ठीक है, यमुना, ओके। संज्ञा नहीं है, इनमें से संज्ञा कौन सी नहीं है, तो भैया देखो, ओरण, कुआं, जंगल, ये सब संज्ञा है, लेकिन लड़ना कोई संज्ञा नहीं है। लड़ना एक क्रिया है, लड़ना एक धातु रूप है, ठीक है, लड़ना क्या है, एक क्रिया है। आगे देखिए, कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग है, हरिण का स्त्रीलिंग होगा हरिणी, क्या होगा, हरिणी, ए इसका आंसर सही होगा, ठीक है। 12वां देखिए, छत से ईंट गिरी, छत से ईंट गिरी अलग होने के लिए क्या होता है, अपादान कारक, हमेशा अपादान कारक हुआ। आप इससे पहले वाली वीडियो को देख लेना, आप पूरे कारक अच्छी तरह समझ जाओगे, ठीक है, हमने बता ही दिया है। 13वां देखिए, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, इसको ध्यान रखना। तो देखो, कुरूप इसमें तो है, कुकर्म में भी है, कुचाल में भी है, लेकिन कुशल में नहीं है। कुशल में नहीं, क्योंकि कुशल तो अपने आप में एक ही शब्द है, कुशल में कु नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, विद्यालय शब्द में है, तो इसमें संधि बतानी है। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है, तो विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, यानी आ प्लस आ, यानी कि ये दीर्घ स्वर संधि हो गई, स्वर संधि, ठीक है। विद्या धन आलय बोलते हैं, दीर्घ स्वर संधि हो गई। रीति अनुसार, ये रीति के अनुसार, रीति अनुसार, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। हाँ, ध्यान से कर ले जाइए, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आप सुपर टेट में कर ले जाओगे। हिंदी को 20 नंबर की को, ठीक है। ये देखिए, कौन सा तुमने ये मोबाइल मॉल से ख़रीदा है, ये कह रहा है कि कौन सा तुमने ये मोबाइल फ़ोन मॉल से ख़रीदा है, जो इसके मॉडल कितनी बुराई करे यार, क्या बात है। अरे भाई, क्या बोला है, अरे भाई तुमने कौन सा मोबाइल दुकान से ख़रीदा या मॉल से ख़रीदा जो इसकी बुराई कर रहे हो, तुम्हें तो फ्री में मिला है ना ये, और जो चीज़ फ्री में मिलती है उसकी इतनी बुराई नहीं करनी चाहिए। बोले तो दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, जैसा किसी ने दान कर दिया, कर तो दिया, बहुत है इतना ही, क्या बुराई कर रहे हो उसकी, ठीक है। तो दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। इसके जो और ऑप्शन है आप पढ़ के देख लेना, आपको सही लगे तो, लेकिन इनमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, इनमें ऑप्शन केवल ये बी वाला ही सही होगा, ठीक है। 17वां देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है, तो जैसा कि आप सभी जानते हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखिए, वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं, वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं यौगिक,
क्या कहते हैं, यौगिक। ठीक है, और ये योग रूढ़ क्या है, रूढ़ क्या है, ये सारे शब्द हम पहले बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा पिछली वीडियो में। ठीक है, निष्प्रह का अर्थ क्या है, निष्प्रह का मतलब होता है जो इच्छा से रहित हो, जो इच्छा से रहित हो, स्पर्श रहित नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जो इच्छा से रहित हो उसे कहते हैं निष्प्रह। ठीक है, आगे देखिए, युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो युद्ध की रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला होता है युयुत्सु। क्या युयुत्सु। तो इस तरह आपका ये हो गया हिंदी का पूरा प्रोग्राम खत्म। ठीक है, आप सभी ने हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए, आप इतना भी कर ले जाओगे तो भी आपका सुपर टेट में हिंदी आराम से पास हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, वो ज़्यादा उचित है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आपको किसी भी प्रश्न में कोई शंका हो, परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, और कोई कैसी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, फिर मिलेंगे बाद में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी। जहाँ तक है आपके लिए ही मेहनत की जा रही है, आप ही एग्ज़ाम देंगे इसलिए आपके लिए मेहनत की जा रही है। हमारा प्रयास रहता है हम आपके लिए मेहनत करें और आपको अच्छे से अच्छा दें, जिससे आप पेपर अपना अच्छी तरह कर ले जाओ। ठीक है, और अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपनी मर्ज़ी से कर दिया कीजिए। ठीक है, और खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, टेंशन नहीं लीजिए, अच्छे रहिए। ठीक है, सब आपके हैं, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, और क्या, और बाय 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 बाय, राधे राधे, जय सिया राम, बाय।